आज मशीन टेस्टिंग के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। मतलब कोई भी आपका मशीन हो, चाहे स्टैटिक मशीन हो चाहे आपका रोटेटिंग मशीन हो, उसके वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए सर बेसिकली हम मेगर यूज करते हैं टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग्स ऑफ अ स्टैटिक मशीन और रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन में आपका डीसी मशीन हो गया, एसी मशीन हो गया, एसी मशीन में आपका इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, चाहे सिंगल फेज मशीन भी ले लो। सभी मशीन का बाइंडिंग का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बेसिकली हम मेगर के हेल्प से ही मेजर करते हैं। वैसे भी मेगर का यूज जो है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम करते हैं। जैसे हमने एक मेगर का हमने थर्ड सेमेस्टर में बताया था कि ये मेगर का हमारा जनरल सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारा दो आपका क्या होता है सर, दो कॉइल होता है, दोनों मूवेबल होता है। दोनों में आपका क्या है सर, डिफ्लेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये देखो हैंड ड्रिवन जनरेटर है, ये दो परमानेंट मैग्नेट है, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच आपका क्या है सर, आपका मेगर का ये दोनों कॉइल है, ये दोनों आपका मूविंग कॉइल देख रहे हो। और ये दोनों कॉइल आपका दो सेगमेंट में बटा हुआ होता है और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर आपका क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। मतलब दोनों में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और जिस समय आपका दोनों में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर, उस समय नीडल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तब हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, कैलिब्रेटेड स्केल, उस पर आसानी से हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये कैलिब्रेशन है हाई रेजिस्टेंस वाला, माने इसमें कैलिब्रेशन इस प्रकार से है कि डिफ्लेक्शन के अनुसार हम डायरेक्टली इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन मेजर करते हैं ओम में। मतलब हम डायरेक्टली, मतलब इसका कैलिब्रेशन इस प्रकार से है डिफ्लेक्शन के साथ कि ये डायरेक्टली आपका एक्चुअल वैल्यू देता है रेजिस्टेंस का ओम में। तो देखो हम कैसे मेजर कैसे करते हैं इसे। आप जानते हैं कि डिफ्लेक्शन जो होता है हम बता ही देते हैं। आप जैसे मान लो आपका ये कॉइल 1 है, कॉइल 1 में फोर्स F1 है, कॉइल 2 में फोर्स F2 लग रहा है, तो दोनों का लेंथ तो आपका बराबर, तो F1 बराबर क्या लिखोगे, B/I1 L साइन थीटा, चूँकि आपका फ्लक्स एक्सिस से कितना है, थीटा डिग्री पर। F2 बराबर क्या लिखोगे, B/I2 L साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, चूँकि ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, सामने 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका क्या F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। माने B/I1 L साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/I2 L साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ये ना, ये कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा सर। मतलब आपका कितना हो जाएगा, I1 सॉरी ये साइन थीटा है, इधर ये देखो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आपका साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा लिखो ना, यहाँ कॉस थीटा, समझ रहे हो। कॉस थीटा आपका क्या होता है, कितना हो जाएगा, इस साइन है इधर कॉस ले आओ, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, I2/I1 हो जाएगा ना। अब देखो इस कॉइल के क्रॉस भी आपका वोल्टेज भी है, इस कॉइल के क्रॉस भी वोल्टेज भी है। ये मान लो अननोन हाई रेजिस्टेंस RX है, अननोन हाई रेजिस्टेंस क्या है सर, RX है, अननोन है। हमारा एक और मार्कर कहाँ चला गया, हाँ मिला, अननोन हाई रेजिस्टेंस आपका क्या है, RX। तो देखो तो आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर क्या, I2 को क्या लिख सकते हो, I2 को लिख सकते हो V/R2 प्लस RX। नहीं, ये RX है, ये R2 सीरीज में है। आप I1 को क्या लिख सकते हो, V/ क्या लिख सकते हो, R1 लिख सकते हो। अब यहाँ क्या है सर, I2 आपका क्या है सर, I1 है, माने दिस बाई दिस, तो ये ऊपर चल जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप दोनों को भाग दोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा और R1 ऊपर चल जाएगा, माने कितना हो जाएगा, R1/R2 प्लस RX। अब क्या है सर, RX तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो RX के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर R1 क्या लिख सकते हो, RX लिख सकते हो। माने थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स क्या लिख सकते हो, R1/RX।
अब देखो आर एक्स जितना ज़्यादा होगा थीटा कम, थीटा क्या है, नीडल में डिफ्लेक्शन है सर, तो इसलिए हम डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस। माने यदि रेजिस्टेंस हाई होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, माने डिफ्लेक्शन 0 के आसपास होगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन कहिएगा सर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, आप समझ गए ना। अब इसको हम मिटाते हैं कुछ, यहाँ ध्यान से समझना। जैसे सपोज डैट हमारा एक केबल है सर, केबल का एक कोर है, कोर माने कंडक्टर, और इसके चारों ओर क्या होगा, इंसुलेशन होगा, इसके चारों ओर आपका इंसुलेशन होगा। अब क्या है, इंसुलेशन है, अब इसके ऊपर आपका क्या होगा, मेटालिक शीथ होगा, नहीं ये मेटालिक हो जाएगा, मेटालिक शीथ। ये आपका क्या हो गया, कोर। ये आपका क्या हो गया, बीच वाला इंसुलेशन, इंसुलेशन। तो देखो ये मेटालिक शीथ है ये। अब कहेगा कि ये बताओ कि इसका केबल सही है या नहीं है, केबल सही या नहीं है, इसका इंसुलेशन सही है या नहीं, या इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करो कितना है। तो यहाँ से सब कुछ पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ये केबल सही है या नहीं, इसका इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, मतलब इंसुलेशन परफेक्ट है या नहीं, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है या नहीं। ये सब कुछ हम मेगर के हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सर। सपोज डैट आपका क्या है सर, ये आपका मेगर है, ये आपका क्या है, मेगर, ये आपका मेगर है, इसमें हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा हुआ होगा। अब क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, एक कैलिब्रेशन क्या होगा इस तरह से, ये 0 इन्फिनिटी, ये आपका नीडल होगा, नीडल, समझ रहे हो। अब क्या है कि इसमें 2 टर्मिनल होगा मेगर का 2 टर्मिनल। एक टर्मिनल को क्या करेंगे, मेटालिक शीथ से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे टर्मिनल को हम किससे, कोर से कनेक्ट कर देंगे, कोर से। ये कोर से हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरा अब वो, और एक टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिए, मेटालिक शीथ से कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस हैंड ड्रिवन जनरेटर को हम घुमाएंगे। अब हैंड ड्रिवन जनरेटर को जब घुमाइएगा गुरु, तो मान लो कि इसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम है, डिफ्लेक्शन एकदम नहीं के बराबर हुआ। तो डिफ्लेक्शन नहीं के बराबर हुआ है, मतलब डिफ्लेक्शन एकदम 0 के आसपास है, इसका मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा, इसका मतलब केबल मेरा बढ़िया है, समझ रहे हैं, केबल खराब नहीं हुआ है, केबल बहुत बढ़िया है। अब मान लो कि आपका जो ही जनरेटर ऐसे से घुमाए, तुरंत डिफ्लेक्शन होकर के इन्फिनिटी देने पहुंच गए, माने तुरंत आपका क्या है सर, डिफ्लेक्शन होकर के इन्फिनिटी देने पहुंच गया। और जब इन्फिनिटी देने पहुंच गए तो इसका मतलब ये बहुत कम होगा, इसका मतलब केबल खराब हो गया है, मतलब इंसुलेशन आपका डैमेज हो चुका है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, केबल का टेस्टिंग कर सकते हैं, ये केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और भी हमारा क्या हो सकता है, जैसे सपोज डैट आपका क्या है कि कोई ट्रांसफार्मर है सर, मान लो कि आपका ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये मेटालिक टैंक है, और इसमें इसका बाइंडिंग होगा, ये बाइंडिंग होगा। तो अब सुनो इधर पहले, अब बाइंडिंग होगा, तो अब बात है कि अब चेक करना है, हमको चेक करना है, सुनो इधर पहले। अब चेक करना है कि आपका सर कि ये बाइंडिंग और मेटालिक टैंक में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है, दोनों के बीच इंसुलेशन परफेक्ट है या नहीं, ये चेक करना है हमको, समझ रहे हैं। ये चेक करना है कहीं आपस में टच तो नहीं है, टच नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखो क्या करेंगे। जैसे ये आपका क्या होगा, मेटालिक टैंक अर्थेड होगा, मेटालिक टैंक अर्थेड होगा, ये मेरा मेगर है सर, देख लो ना, हम यही ले लेते हैं। अब देखिए सुनिए इधर पहले, ये आपका मान लो कि मेगर है, मेगर, अरे मेगर पोर्टेबल होता है, कहीं भी उठा करके ले जा करके एकदम पहुंचा दोगे,
जैसे वो अटैची उठाते हो ना, उठा करके कहीं भी चल दो, अगर उठावे लगी कोनो क्रेन के जरूरत नहीं है। पोर्टेबल मतलब समझ कहीं भी उठा करके माथा पर लेके जा सकते हो। माथा पर काहे को उठावे की जरूरत, उतना भारी नहीं होता है। हाँ, तो देखो हम क्या करेंगे, ये मेगर है, 2 टर्मिनल होगा रे भैया इसका। ये हैंड ड्रिवन क्या होगा, हैंड ड्रिवन जनरेटर है। एक ऐसे ऐसे घुमेबो ना तो ये घूमते तो वोल्टेज जनरेट होते। ये जो वोल्टेज अभी बताया था ना, वही वोल्टेज जनरेट होगा। अब क्या है, चेक करना है कि ये जो बाइंडिंग है कहीं मेटालिक टैंक से टच तो नहीं है। अगर टच हो जाएगा तो अर्थ फॉल्ट ना हो जाएगा जी। मैंने ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन से पहले हम चेक कर लेंगे कि कहीं इसका बाइंडिंग मेटालिक टैंक से टच तो नहीं है। टच नहीं है तो आपका क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक टर्मिनल हम क्या कर देंगे, बाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे, दूसरा हम इससे कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब घुमाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये तो आपका एक कैलिब्रेशन इसका रहेगा 0 इन्फिनिटी। तो यदि नीडल का डिफ्लेक्शन 0 के ही आसपास रहे, माने कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, नहीं के बराबर डिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब है ये जो बाइंडिंग और टैंक के बीच काफ़ी हाई इंसुलेशन है, माने इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत हाई है। इसका मतलब है ये बाइंडिंग कहीं मेटालिक टैंक से टच नहीं है। सपोज डेट आपका ये टच, यहाँ पर आपका टच हो जाता, तो इसका मतलब है आपका क्या होगा, अब ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता। नहीं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता। इसका मतलब है कि आपका क्या है सर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वहाँ कुछ नहीं, यानी डिफ्लेक्शन बहुत हाई हो जाता। माने आपका डिफ्लेक्शन हाई माने रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम कहने का मतलब कहीं ना कहीं बाइंडिंग क्या कर गया है, टच कर गया है। समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं बाइंडिंग टच कर गया है। तो यही जो टच करता है ना, तो जो करंट फ्लो करता है उसी करंट को तो अर्थेड करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक और आपका जो बाइंडिंग है उसके बीच हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कहीं आपका लीकेज तो नहीं है। तो इस तरह का टेस्टिंग हम किसी भी मशीन के लिए कर सकते हैं। रोटेटिंग मशीन के लिए भी कर सकते हो, चाहे इंडक्शन मशीन हो, सिंक्रोनस मशीन हो, चाहे सिंगल फेज मशीन हो, चाहे डीसी मशीन हो। उसके बाइंडिंग और आपका जो मेटालिक टैंक है, जो मेटालिक कवर है, चाहे योक है, जो आउटर पार्ट है, हम किसी के बीच हम इस तरह से इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं सर, विद द हेल्प ऑफ मेगर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जितने भी आपका मशीन हो, चाहे रोटेटिंग मशीन हो, चाहे आपका स्टार्टिंग मशीन हो, सभी मशीन का हम बाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मेगर के हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये इस तरह का अरेंजमेंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा बढ़िया से। अब देखो, सपोज डैट आपको कह दे कोई भी आपका, चाहे स्टैटिक मशीन हो चाहे रोटेटिंग मशीन हो, कह देगा कि आप बताओ कि उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको कैसे मेजर करोगे। माने टेम्परेचर राइज टेस्टिंग हम करेंगे आपका किसी भी मशीन, चाहे स्टार्टिंग मशीन हो चाहे रोटेटिंग मशीन हो, उसके बाइंडिंग का हम क्या कर लेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे सर। उसके बाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, सॉरी इंसुलेशन नहीं, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। बाइंडिंग का आपका जो एक्चुअल बाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे विथ राइज इन टेम्परेचर। चाहे कोई भी मशीन हो, स्टैटिक मशीन चाहे रोटेटिंग मशीन हो। देखो कैसे मेजर करेंगे, आपको हम एक जनरल फार्मूला बताए होंगे सर, जनरल फार्मूला बताए होंगे। आर टी इज इक्वल टू हमने बताया था R0 × 1 + α0 × t। इसी फार्मूला का यूज करके आपका क्या है सर, आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसी भी मशीन के बाइंडिंग का रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। सपोज डैट आपका सर कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस R0 है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा क्या है, α0 के बराबर, माने कॉपर के लिए लेकर चल रहे हैं 1/234.5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड।
तो भाई एम्बिएंट टेम्परेचर पर, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर कहने का मतलब रूम टेम्परेचर ही मान लो, उसी को एम्बिएंट टेम्परेचर बोला जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मली 27 डिग्री 30 डिग्री भी कहीं कहीं लिया जाता है। तो मान लो एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा T1 है, तो T1 पर रेजिस्टेंस R1 है, तो हम एम्बिएंट टेम्परेचर पर बाइंडिंग का तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस फार्मूला। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी। नहीं, इस फॉर्मूला से हम एम्बिएंट टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी मशीन हो उसका बाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। अब क्या है, चूंकि एक कॉपर के लिए, कॉपर बाइंडिंग के लिए अब ना, कॉपर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1/234.5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब कह दे कि मशीन ऑपरेट कर रहा है, मतलब मशीन को अब चालू कर दिलियो, चालू कर दिल हो तो आपका क्या होगा, जैसे जैसे मशीन रन करती तो ओकर तापमान बढ़वे न करते, तापमान बढ़ते तो भाई मान लो तापमान बढ़ते बढ़ते हो गए 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहेगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर तो पता कर ही लेंगे ना भाई कितना, टेम्परेचर को हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। तो अब टेम्परेचर बढ़ करके मान लो 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कहेगा इस पर आप बता दो कि रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा बाइंडिंग का। तो देखिए, तो मान लो कि जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो मान लेते हैं वो टेम्परेचर कितना है T2, तो T2 पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T2। नहीं, अब इसीलिए क्या हो जाएगा R2 बटा R1 बराबर कितना हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T2 बटा कितना R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T1। कैंसिल हो गलो, मैंने R1 बटा R2 बराबर कितना 1 प्लस अल्फा 0 का वैल्यू 1/234.5 इंटू T2 बटा 1 प्लस 1/234.5 इंटू T1। देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा R1 बटा R2, R2 बटा ना R2 बटा R1, R2 बटा R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 234.5 प्लस T2 बटा कितना हो जाएगा 234.5 प्लस T1। मैंने इसीलिए आपका क्या बार बार ऐसे लिखा जा रहा है भाई, इसीलिए आपका R2 बराबर कितना हो जाएगा 234.5 प्लस T2 बटा कितना 234.5 प्लस T1 इंटू R1। तो इस फार्मूला का यूज करके हम बहुत आसानी से किसी भी टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं सर, किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे कोई भी मशीन हो, रोटेटिंग मशीन हो चाहे स्टैटिक मशीन हो, हम उसका रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको हमने बताया था डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने सिंक्रोनस मशीन में हम पढ़ रहे थे, सिंक्रोनस मशीन में हमको सिंक्रोनस रिएक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम बात कर रहे थे, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, मैंने डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से। तो सारा टेस्टिंग आप जा करके ना ट्रांसफार्मर देखना, ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन पढ़ाया गया, ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग पढ़ाया गया, मैं बैक टू बैक टेस्ट और संपनर टेस्ट पढ़ा दिया हूँ, वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर, हमने इंडक्शन मशीन का टेस्टिंग पढ़ाया था, नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सब कुछ हमने पढ़ाया है। और भी जैसे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर भी हमने पढ़ा रखा है। और उसके बाद ट्रबल शूटिंग इन रोटेटिंग मशीन, ट्रांसफार्मर में क्या क्या ट्रबल शूटिंग है, ये सारा कुछ हम लिखा रहे थे टेबल बना बना करके, सीरियल नंबर, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हो सकता है, उसका रिमेडी क्या हो सकता है। ट्रबल शूटिंग में हम आपको इस तरह कॉलम बना करके बताए थे जब आपका ऑफलाइन क्लास चल रहा था। तो आप जाकर के सब कंप्लीट कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें हम खुद आप लोग को सिलेबस में देख देख करके हम पढ़ा देंगे, जैसे सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस है, वो पूछा है तो सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस हम आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे। उसके बाद जैसे सेफ्टी से रिलेटेड है, तो सेफ्टी क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का क्या उपाय होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तब क्या उपाय होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, टाइप्स ऑफ फायर, ये सारा कुछ मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा।
अब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको कुछ नहीं, आप थोड़ा सा पढ़िएगा ना, 2 घंटा बैठ करके पढ़ो। अब 2 घंटा एक जगह बैठ करके नहीं पढ़िएगा, कभी टेस्टिंग उलट लीजिएगा, कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उलट लिए, कभी माइक्रो प्रोसेसर उलट लिए, तो कभी कंट्रोल उलट लिए, कभी मैनेजमेंटो उलट लिए। तो एक घंटा में तू सब उलट ले, वो तो गधा हो, तू कुछ विद्वान हो जी वो। अरे भाई एक सब्जेक्टवा को 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा जी। अब एक बार कोई मतलब अथी थोड़े है, जल से सदा भरी है नदियाँ, पक्षी करे करोल, मोर पपिया तोता कोयल बोले मीठी बोल, कविता थोड़े है कि हम तुरंत एक बार में पढ़ ले याद हो गए। अरे इंजीनियरिंग है तो थोड़ा तो टाइम देवे पड़ेगा ना। नोट्स आप लोग के उपलब्ध है, ये है, टाइम दीजिए, 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़िए, एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए, तब ना समझ में आएगा। एक टॉपिक को 2 बार 3 बार करके पढ़ लोगे तो ज़्यादा समझ में भी आएगा। एक घंटा में 5 पेपर वो उल्टेगा तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है।